वंदे मातरम विद्यार्थियों और किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों। जैसे कि आपको पता है कि हर कंपटीशन में एनसीईआरटी की जो बुक्स है उनका बहुत महत्व है। और एनसीईआरटी सार संग्रह जो श्रृंखला मैंने शुरू की है उसके तहत आज मैं दूसरे अध्याय विकास एक सामान्य परिचय का अध्ययन करवाऊंगा। मैंने प्रयास किया है कि एनसीईआरटी की जो पुरानी किताब है कक्षा 11 की जो राजनीति विज्ञान की और जो नई किताब वर्तमान में जो चल रही है दोनों किताबों या पाठ्यपुस्तकों को शामिल करते हुए उनके अंदर जो भी कंटेंट था उसको एक ही वीडियो में समावेश करने का प्रयास किया है। क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी की जो पुरानी किताबें हैं उनकी बहुत डिमांड है। बहुत से प्रश्न या अधिकांश कंपटीशन में उनसे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए इस श्रृंखला का दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। मैंने दोनों पुस्तकों को यानी नई और पुरानी एनसीईआरटी कक्षा 11 की जो राजनीति विज्ञान है उनको शामिल करने का प्रयास किया है। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप एक बार उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय का नाम है विकास एक सामान्य परिचय। विकास शब्द अपने व्यापक अर्थ में उन्नति, प्रगति, कल्याण और बेहतर जीवन की अभिलाषा के विचारों का वाहक है। प्राय विकास शब्द का प्रयोग आर्थिक विकास की दर में वृद्धि और समाज का आधुनिकीकरण जैसी संकीर्ण अर्थों में भी होता है। यानी विकास का जो प्रयोग है वो संकीर्ण और वृद्ध दोनों अर्थों में होता है। तो ये तो संकीर्ण अर्थ में तो इसका है आर्थिक विकास की दर में वृद्धि और समाज का आधुनिकीकरण। हालांकि विकास एक विस्तृत शब्द है और उसका बड़ी व्याख्या हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है विकास की चुनौतियां। विकास की अवधारणा ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। उस समय एशिया और अफ्रीका के बहुत से देशों ने राजनीतिक आज़ादी हासिल की थी। तो और 1950 और 1960 के दशक में जब अधिकतर एशियाई और अफ्रीकी देशों ने अपने औपनिवेशिक शासन से आज़ादी हासिल की थी, यानी अधिकांश जो एशिया के देश और अफ्रीका के देश है 1945 से यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर के 1960 के दशक तक अधिकांश जो अफ्रीकाई और एशियाई देश है वो यूरोपीय उपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुए थे। 50 के दशक से प्रारंभ करते हुए भारत में विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की एक श्रृंखला बनी। यानी कि जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद में सबसे बड़ी समस्या थी देश के विकास की। तो उसके लिए पंचवर्षीय योजनाओं का प्लान किया गया, योजना आयोग का गठन किया गया और पंचवर्षीय योजना बनाई गई, यानी 5 वर्ष के लिए योजना बनाई गई। उसमें हर पंचवर्षीय योजना में किसी न किसी मुद्दे को उसमें महत्व दिया गया। जैसे पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि पे जोर दिया गया, दूसरी में उद्योगों पे जोर दिया। तो इसी श्रृंखला में जैसे भाखड़ा नागल बांध है और देश के विभिन्न हिस्सों में इस्पात संयंत्रों की स्थापना, जैसे राउरकेला, बोकारो, ये जो स्टील प्लांट, बड़े बड़े स्टील प्लांट है, इनकी स्थापना भी पंचवर्षीय योजनाओं के तहत हुई थी। इसके अलावा खनन, उर्वरक उत्पादन और कृषि तकनीकों में सुधार जैसी वृहद परियोजनाएं भी इसमें शामिल थी। तो इस तरह से ये विकास से संबंधित कुछ बातें थी। अब उसी के दौरान एक टॉपिक जो बहुत चर्चित रहा, आज भी काफ़ी चर्चित है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब यहाँ पर नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के तहत बनने वाले बांधों के निर्माण के खिलाफ आंदोलन चल रहा है और बड़े बांधों के इन समर्थकों का दावा है कि इससे बिजली पैदा होगी और काफ़ी बड़े इलाका में ज़मीन की सिंचाई में मदद मिलेगी। अब जैसे हर बात के दो पहलू होते हैं, तो नर्मदा जो परियोजना है, नर्मदा प्रोजेक्ट है, सरदार सरोवर परियोजना है नर्मदा नदी पे, उसके समर्थक जो दावा कर रहे हैं कि इससे बड़े पैमाने में विद्युत पैदा होगी, काफ़ी बड़ा इलाका है उसको सिंचाई की सुविधा मिलेगी और सौराष्ट्र और कच्छ के रेगिस्तानी इलाकों में पेयजल भी उपलब्ध होगा। लेकिन इसके जो विरोधी है उनका कहना है कि इससे एक समस्या ये भी है कि करीब 10 लाख से अधिक लोगों के विस्थापन की समस्या पैदा हो गई है, क्योंकि बहुत बड़ी परियोजना होती है तो इनमें बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन भी होता है। तो ये इसकी दोनों पॉइंट हो गए, यानी प्लस और माइनस पॉइंट। विश्व में प्रयुक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग कोयला या पेट्रोलियम जैसे स्रोतों से आता है। विकास की वह कीमत जो पर्यावरण को चुकानी पड़ती है, विकास की अविकसित तकनीक के कारण दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर सुनामी ने कहर ढाया। आपको पता है कि विकास जब होगा तो उसका कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी और सबसे ज़्यादा जो इससे कीमत चुकाता है वो पर्यावरण है। यानी जो जो विकास होगा, औद्योगिक विकास होगा, उद्योग धंधे बढ़ेंगे, फैक्ट्रियाँ बढ़ेगी, तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है वो बढ़ती जाएगी। और उसमें भी अविकसित जो तकनीक है उसके कारण काफ़ी समस्याएं पैदा होती है और इसी के कारण सुनामी, आपको पता होगा कि सुनामी क्या होती है। सुनामी जैसे ये भूगोल का शब्द है जापानी भाषा का, जिसका अर्थ होता है समुद्र में उठने वाली लहरें। तो जैसे इंडोनेशिया में सुनामी ने काफ़ी कहर ढाया था, उसका बड़े पैमाने पर असर हुआ था। इसी तरह से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से आर्कटिक और अंटार्कटिक ध्रुवों पर बर्फ पिघल रही है।
अब जैसे विकास की अंधी दौड़ के कारण क्या हो रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी भूमंडलीय वैश्वीकरण हो रहा है, भूमंडलीय उष्मीकरण हो रहा है। पूरे वातावरण का जो तापमान है बढ़ रहा है और ध्रुवों पे जो बर्फ है वो जैसे मान लो 4 डिग्री तक जो बर्फ के रूप में रहता है और 5 डिग्री होते ही ये अगर पानी में बदलना शुरू हो जाता है तो 1 डिग्री तापमान भी यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। और अगर ध्रुवों की जो बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी तो इससे नदियों में बाढ़ आ जाएगी। और इसके अलावा जो भी समुद्र तटीय देश है या ऐसे देश है जो निम्न भूमि रहते हैं, जैसे मालदीव है, बांग्लादेश है, निम्न भूमि वाले जो इलाके हैं वो पानी में डूब जाएंगे। और इसके उदाहरण के रूप में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि प्रशांत महासागर के कई ऐसे छोटे द्वीप है जो अब डूब गए हैं। तो ये बहुत बड़ा आगे आने वाले भविष्य में इसके लिए चिंता वैज्ञानिकों ने जताई है कि ग्लोबल वार्मिंग की कीमत भी अपने को चुकानी पड़ेगी और सबसे ज़्यादा जो विकास की कीमत है वो पर्यावरण को चुकानी पड़ती है। इसके अलावा कुछ जो इम्पोर्टेंट जो शब्द वे पॉइंट है या कुछ ऐसे नाम है जो पुरानी एनसीईआरटी की बुक्स में अभी नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सारो विवा। सारो विवा एक व्यक्ति का नाम है। इसमें 1990 में एक खुले जमीनी और समुदाय पर टिके हुए राजनीतिक आंदोलन द्वारा अहिंसक संघर्ष का नेतृत्व किया था सारो विवा ने। और आंदोलन का नाम था मूवमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ द ओगोनी पीपल, यानी ओगोनी लोगों के अस्तित्व के लिए जो आंदोलन था उनके सर्वाइवल के लिए यानी उनके अस्तित्व के लिए था। और विश्वव्यापी विरोध की अवहेलना करते हुए नाइजीरिया के जो सारो निवो विवा थे उनको वहाँ के शासकों ने 1995 में सारो विवो को फांसी पर चढ़ा दिया था। और अब विकास को मापने के वैकल्पिक तरीके खोजे जा रहे हैं। इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र का एक प्रयास है मानव विकास प्रतिवेदन, यूएनडीपी जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो वार्षिक तौर पर प्रकाशित करता है और इससे विकास से संबंधित आंकड़े हैं वो जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट है 1950 में नाइजीरिया के ओगोनी प्रांत में तेल पाया गया था और इसका परिणाम कच्चे तेल की खोज के रूप में हुआ था। यानी तेल की खोज है वो सबसे पहले नाइजीरिया में हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत पहले या आईएएस के जो भी एग्जाम वगैरह होते हैं उनमें ये पूछा गया है, आरएस में भी पूछा गया। तो इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है जबकि ये एनसीईआरटी की किताबों में ही मिलेगा और कहीं आपको ये नहीं मिलेगा। और भारत में भी हिमालय के वन क्षेत्र को बचाने के लिए चिपको आंदोलन हुआ था, आपको पता होगा। जो उत्तराखंड के विशेष जो अभी वर्तमान में उत्तराखंड है, पहले उत्तर प्रदेश था, उस क्षेत्रों में लोगों ने वनों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए थे और इस तरह से ये आंदोलन शुरू हुआ था। इसके अलावा इसका जो एक ग्रुप है वो राजस्थान में भी देखा जा सकता है। और चिपको आंदोलन से भी बहुत पहले राजस्थान में भी खेजड़ली में जो बलिदान हुआ था, जो खेजड़ी के वृक्षों को काटने के लिए लोगों ने अपनी जान दे दी थी, अमृता देवी के नेतृत्व में कई महिलाओं और पुरुषों ने अपनी जान खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए दी थी। तो इस तरह से पर्यावरण से संबंधित कई आंदोलन भी हुए हैं। और कक्षा 12 की जो राजनीति विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें भी इसके संबंध में विस्तार से दिया गया है, चिपको आंदोलन के संबंध में और इन अन्य जो भी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो भी आंदोलन है उनके बारे में दिया हुआ है। तो उसके वीडियो अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पे वो वीडियो पहले से अपलोड है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो इस तरह से अब जैसे इसमें ये बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या प्रभाव पड़ सकता है। जैसे अभी 2019 या 20 में 22 में जो भी है पृथ्वी है एकदम हरी भरी है, लेकिन ज्यों ज्यों तापमान बढ़ेगा निकट भविष्य में पृथ्वी का जो तापमान अगर बढ़ेगा तो पृथ्वी आग के गोले की तरह काम करेगी। और इसका पर्याप्त प्रभाव है अभी वर्तमान में भी देख सकते हैं। जैसे मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कल का जो तापमान था वो 47 डिग्री से लगभग ऊपर था, यानी बहुत ज़्यादा तापमान था, बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही। हालांकि ये मौसम के हिसाब से भी है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्रों में तापमान बढ़ रहा है जहाँ पहले तापमान इतना नहीं बढ़ता था। तो ये भी कहीं ना कहीं पर्यावरण को प्रदूषित करने का एक परिणाम है। तो अब इस जो पार्ट के जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे मैंने बता दिए। अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और वन लाइनर या इस तरह के जो प्रश्न हैं उनको मैं बताऊंगा कि जो परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और विभिन्न कॉम्पिटिशनों में किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब जैसे बड़े बड़े जो बांधों के कारण सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है वो विस्थापन का होता है। आप जैसे इस चित्र में देख रहे हैं कि कई लोगों को विस्थापित किया करना पड़ता है और अस्थायी रूप से वो टेंटों वगैरह में रहते हैं तंबू लगा करके। तो ये भी एक पर्यावरण से विकास से संबंधित मुद्दा है। तो विकास की अवधारणा ने किस शताब्दी में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की थी? तो इसका सही आंसर है 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकास की अवधारणा ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की थी। नेक्स्ट जो है, विश्व में प्रयुक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग किससे प्राप्त होता है? तो वैसे मैंने बता दिया, कोयले और पेट्रोलियम से अधिकांश जो ऊर्जा है वो प्राप्त होती है। मानव विकास प्रतिवेदन को वार्षिक तौर पर प्रकाशित कौन करता है? तो ये भी अभी कुछ मिनट पहले ही मैंने बता दिया था, यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, ये मानव विकास प्रतिवेदन को प्रकाशित करता है। नेक्स्ट है, भारत में हिमालय के वन क्षेत्र को बचाने के लिए किस आंदोलन का जन्म हुआ? तो ये भी आपको पता है, चिपको आंदोलन हुआ था, जिसमें सुंदरलाल बोगुणा के नेतृत्व में लोगों ने वहाँ आंदोलन चलाया था। नाइजीरिया में किस सन में ओगोनी प्रांत में तेल की खोज हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका सही आंसर है 1950 में। उन्नति, प्रगति और कल्याण और व्यर्थ जीवन की अभिलाषा के विचारों का वाहक कौन है? तो विकास है, यानी विकास को ही उन्नति, प्रगति और कल्याण और बेहतर जीवन की अभिलाषा के विचारों का वाहक कहा जाता है। केन सारो वीवा ने ओगोनी प्रांत के लोगों के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन कब आरंभ किया? तो इसका आंसर है 1990 में। मैं थोड़ा सा फास्ट बोलने का प्रयास करूंगा ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, क्योंकि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कम से कम समय में आपका अधिकांश जो भी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट है वो आपको प्राप्त दिया जाए। तो नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र और विकास दोनों का सरोकार किससे है? तो दोनों का सरोकार आम लोगों की बेहतरी से, यानी लोकतंत्र का काम भी लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है और विकास का काम भी लोगों के जीवन की बेहतरी करना है। सरदार सरोवर बांध परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो बिल्कुल बहुत फेमस है, नर्मदा नदी से संबंधित है ये। विकास का व्यापकतम अर्थ क्या है? अब जैसे अभी मैंने बताया था कि विकास का जो एक तो संकीर्ण अर्थ होता है, एक होता है व्यापक। संकीर्णतम में जो है उद्योग धंधों का विकास वगैरह होता है, और व्यापक अर्थ में आप देखेंगे तो सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना। विकास का व्यापकतम अर्थ का मतलब हो गया कि लोगों के जीवन के में गुणात्मक वृद्धि करना, यानी जैसे ह्यूमन इंडेक्स जो है, डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह है, शिक्षा में, उनके स्वास्थ्य सेवाओं में, सभी तरह से उनका विकास करना, ये गुणवत्ता में वृद्धि करना, ये विकास का व्यापकतम अर्थ है। विकास की कीमत जो पर्यावरण को चुकानी पड़ रही है वह है, यानी विकास की क्या कीमत है पर्यावरण को चुकानी पड़ रही है? वैसे डिस्कस किया हुआ हमने कि इसका सबसे बड़ा जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, और उत्सर्जन के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी कि भूमंडलीय उष्मीकरण हो रहा है, जिससे ध्रुवों पर बर्फ पिघल रही है, और जो समुद्र तटीय शहरों और जो द्वीपीय देश छोटे छोटे जो है उनके डूबने का खतरा बढ़ रहा है। और इसी संदर्भ में कुछ साल पहले मालदीव की जो कैबिनेट ने समुद्र के अंदर यानी पानी के अंदर अपनी बैठक करके ये विश्व को संदेश दिया था कि ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव उत्सर्जन को कम से कम किया जाए। और इसी में सबसे ज़्यादा जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह है, इनके उत्सर्जन पे रोक लगाने के लिए विभिन्न तरह के समझौते वगैरह भी हुए हैं। क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह जो भी पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन वगैरह होते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात इसी पे जोर दिया जाता है। नेक्स्ट है, विकास का मॉडल सर्वाधिक निर्भर है, यानी विकास का मॉडल किस पर निर्भर है? तो ऊर्जा पे, क्योंकि आज की वर्तमान जो युग में ऊर्जा ही सब कुछ है। आपको पता होगा कि पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं उनकी कीमतों का पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, और ये ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अलावा ऊर्जा के लिए अब इन पारंपरिक जो साधनों के अलावा जो वैकल्पिक स्रोत है, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इन पर भी जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, अधिकांश निवासियों के निम्न स्तर वाला देश क्या कहलाएगा? यानी ऐसा देश जिसके निवासी ज़्यादातर जो भी लोग हैं उनका जीवन स्तर निम्न स्तर का है, उस देश को क्या कहेंगे? तो उस देश को अविकसित देश कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास किसे कहते हैं? तो अब जैसे विकास को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है जिसमें सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करे, यानी वह प्रक्रिया जिसमें लोगों के जीवन में गुणात्मक वृद्धि हो उसको अपन विकास कहेंगे। और ये इसकी वृहदात्मक या विस्तृत जो व्याख्या है। अविकसित या विकासशील देशों से क्या आशय है? तो अविकसित या विकासशील देश उनको कहेंगे कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में एशिया और अफ्रीका के जो नव स्वतंत्र देश थे उनको अक्सर अविकसित या विकासशील देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों का जीवन स्तर निम्न है और शिक्षा, चिकित्सा और अन्य सुविधाओं का अभाव है। यानी विकासशील या जो अविकसित देश है उनमें सबसे बड़ी समस्या होती है, लोगों का जीवन स्तर निम्न होता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ होती है, शिक्षा का प्रचार वगैरह, चिकित्सा सुविधाओं का भी अभाव होता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है, विकासशील देशों के किस बोध ने उन्हें विकास परियोजना शुरू करने की प्रेरणा दी? तो इसका आंसर है कि अपने संसाधनों का उपयोग राष्ट्रीय हित में करने के बोध ने विकासशील देशों को विकास परियोजना शुरू करने की प्रेरणा दी। यानी जब ज़्यादातर जो विकासशील देश है वो किसी न किसी यूरोपीय या इन देशों के जो औपनिवेशिक शासन से ग्रसित थे, तो वहाँ के जो भी उपनिवेशवादी जो देश थे वो उन्होंने वहाँ के संसाधनों का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया। तो जब देश आज़ाद हुए तो उनका सबसे पहला फोकस रहा कि जो भी अपने देश के संसाधन हैं उनका राष्ट्रीय हित में उपयोग किया जाए। तो नेक्स्ट है, आरंभिक वर्षों में विकास की अवधारणा में किस बात पर जोर दिया गया था? तो शुरुआती जो साल थे उनमें आरंभिक वर्षों में विकास की अवधारणा में आर्थिक उन्नति और समाज के आधुनिकीकरण के रूप में पश्चिमी देशों के स्तर तक पहुंचने पर जोर दिया गया। यानी एक तो जोर दिया गया कि आर्थिक विकास हो और दूसरा समाज का आधुनिकीकरण हो,
और पश्चिमी देशों की स्तर तक जो देश हैं उनको पहुंचाने का प्रयास था। हालांकि इस विकास की दौड़ में पर्यावरण का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और जैसे आधुनिकीकरण के रूप में पश्चिमी देशों के अनुकरण करते हुए कई लोगों ने अपने जो भी सांस्कृतिक मूल्य है उनको भी काफ़ी चोट पहुंचाई है, सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट भी आई है। तो ये विकास के कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी है। अब विकास के कोई दो नकारात्मक प्रभाव बताइए, तो विकास के नकारात्मक प्रभाव है, एक तो है कि विकासशील जगत में गरीबी एक समस्या बनकर उभरी है, यानी जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, और ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा दुनिया में अमीर और गरीब के बीच की जो दूरी है वो भी बढ़ी है, और गरीबी एक समस्या के रूप में उभरी है, यानी गरीबों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। तो ये इसके नकारात्मक बिंदु हो गए। नेक्स्ट पे है कि पर्यावरण संगठन क्या प्रयास करते हैं। तो पर्यावरण से संबंधित जो भी संगठन है वो पर्यावरण को बिगड़ने से बचाने के उद्देश्यों की रोशनी में सरकार की औद्योगिक एवं विकास नीतियों को बदलने के लिए दबाव डालने का प्रयास करते हैं, यानी समय समय पे सरकारों पे दबाव डालते हैं कि वो ऐसी प्रौद्योगिकी का विकास करे, ऐसी तकनीक का विकास करे जिससे पर्यावरण का प्रदूषण कम से कम हो और लोगों के जीवन है वो भी खुशहाल हो सके, उनके जीवन में बेहतरी आ सके। तो पर्यावरण संगठनों का सबसे पहला जो काम होता है वो है पर्यावरण का संरक्षण करना, जैसे बड़े बड़े बांधों का विरोध करके उनकी जगह छोटे बांधों को बनाने का सुझाव देना, या अन्य पर्यावरण संबंधी जो भी मुद्दे हैं, ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन वगैरह उसको कम करने का प्रयास करना। तो इस तरह का जो प्रयास करते हैं। विकास की कीमत किन लोगों को चुकानी पड़ती है। तो विकास की जो कीमत है अति दरिद्र और आबादी के असुरक्षित हिस्से को चुकानी पड़ती है, यानी कि जो भी विकास होगा वो पर्यावरण की तो कीमत पे होगा। दूसरा, जो भी गरीब लोग होंगे वो सबसे ज़्यादा पीड़ित होंगे, क्योंकि अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों के हिस्से का जो भी ऊर्जा है या उनके हिस्से की जो भी संसाधन है उसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा कीमत है उसको गरीबों को चुकानी पड़ती है। नेक्स्ट है विकास के प्रारंभिक मॉडल का कोई एक दोष बताइए। तो विकास का जो प्रारंभिक मॉडल था जिसपे ऊर्जा वगैरह पे ज़्यादा जोर दिया था, तो उसका सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला है, यानी उसमें क्या अंधाधुंध संसाधनों का उपयोग किया गया और जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ है। तो ये इसका एक दोष है। विकासशील देशों ने अपना विकास कार्य आरंभ कैसे किया। तो विकासशील देशों ने अपना विकास कार्य विकसित देशों की मदद और कर्ज के जरिए आरंभ किया, यानी अधिकांश जो विकासशील देश है उनको, जैसे शीत युद्ध के दौरान जब विश्व दो गुटों में बट गया था, अमेरिका के समर्थन वाले पूंजीवादी देशों का जो गुट और रूस के समर्थन वाले समाजवादी साम्यवादी देशों का जो गुट था, तो अधिकांश जो दोनों गुट के जो हेड थे यानी अमेरिका और रूस, उन्होंने अपने जो भी गुट के सदस्य देश थे उनको आर्थिक सहायता भी दी, कर्ज भी दिए। इस तरह से विकासशील देशों ने अपना जो भी विकास का कार्य है वो प्रारंभ किया। आज भी विकासशील देशों को विश्व बैंक या अन्य देशों की सहायता से ऋण वगैरह दिए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत में विकास के लिए क्या मॉडल अपनाया गया है। तो भारत में विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में विविध क्षेत्रों में बड़ी परियोजनाओं का मॉडल चुना गया, यानी जब देश आज़ाद हुआ तो उन योजना आयोग की स्थापना के बाद से ही पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई और लगातार पंचवर्षीय योजना चलती गई। और उसके बाद में बीच में कुछ जहाँ भी अंतराल आया, पंचवर्षीय योजना चलाने का प्रावधान नहीं बैठा, वहाँ एक वर्षीय योजना बनाकर भी इस कार्य को कंटिन्यू रखा गया। हालांकि अब पंचवर्षीय योजनाओं की जगह, योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग का गठन किया गया है। तो ये समय के साथ बदलाव है। और आर्कटिक और अंटार्कटिक ध्रुवों पर बर्फ क्यों पिघल रही है, वैसे मैंने काफ़ी विस्तार से इसको बता दिया है, फिर भी एक बार और इसको बता दूं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी रूप में कंपटीशन में पूछे जाते हैं। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप प्रश्न का आराम से उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि पहले की तरह जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा होती है उनमें सीधे प्रश्न नहीं आते। अब प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं, थोड़ा सा डाइवर्ट करके पूछते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण है ध्रुवों पे बर्फ पिघल रही है। अब थोड़ी सी मैं इसको जानकारी दे दूं भूगोल की दृष्टि से या साइंस की दृष्टि से कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण बर्फ क्यों पिघल रही है या ग्रीन हाउस गैसों के कारण क्या होता है। तो आपको एक संक्षिप्त में जानकारी बता दूं, हालांकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि ग्रीन हाउस का मतलब होता है कि जैसे ठंडे प्रदेशों में ऐसे कांच के जो घर बने हुए होते हैं जिनके अंदर सूर्य का प्रकाश आ सकता है लेकिन वापस बाहर नहीं जा सकता, इसके कारण अंदर तापमान है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है और वहाँ सब्जियाँ वगैरह उगाई जा सकती है। ये ग्रीन हाउस जो शब्द है उसका मेन अर्थ है। अब पर्यावरण में क्या होता है कि जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य मीथेन वगैरह ऐसी गैसें हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का ये उष्मा का अवशोषण करते हैं, सूर्य की किरणों का अवशोषण करती है, और इन गैसों के को ही ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं जो उसका अवशोषण करती है उष्मा का। और जब इनकी मात्रा बढ़ जाएगी, यानी जो गैसें उष्मा को पकड़ के रखती है, उसको खींच के रखती है, सोख के रखती है, अब उसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो वायुमंडल का तापमान बढ़ जाएगा। और उस तापमान बढ़ने के कारण जो वहाँ का
पर्यावरण है वो प्रदूषित हो जाएगा। यानी वहाँ जैसे अंटार्कटिका वगैरह में तापमान 1 डिग्री भी बढ़ गया तो जिस डिग्री पे पानी बर्फ़ बनता है या बर्फ़ से पानी पिघलना शुरू हो जाता है बर्फ़, वहाँ 1 डिग्री तापमान का भी बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है। और इस कारण से ध्रुवों पे बर्फ़ पिघल रही है। तो वैज्ञानिकों ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पे रोक लगाने का प्रयास किया है। आर्कटिक अंटार्कटिक ध्रुवों पर बर्फ पिघलने के क्या परिणाम हो सकते हैं? अब जैसे कारण तो क्या हो गया, ग्रीन हाउस गैसों के कारण बर्फ पिघल रही है, उसका परिणाम क्या होगा? तो वैसे देख, अगर मैं आप एक चित्र देख पा रहे हैं तो उसमें भी आप देख पा रहे हैं कि जैसे ये पहाड़ों से अगर बर्फ बहुत ज़्यादा पिघलेगी और खास करके जो ऊंचे जो पर्वत होते हैं जैसे हिमालय वगैरह, वहाँ परमानेंट बर्फ जमी रहती है और गर्मियों में बर्फ धीरे धीरे पिघलती रहती है, नदियाँ चलती रहती है। लेकिन ध्रुवों पर बर्फ है वो हमेशा जमी रहती है क्योंकि वहाँ का तापमान बहुत कम होता है। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण वहाँ पर भी बर्फ़ पिघलना शुरू हो रही है और वहाँ बर्फ़ की कई किलोमीटर मोटी परतें हैं। और अगर इतनी बड़ी मात्रा में अगर बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी तो इससे क्या होगा, तो इससे समुद्र तटीय जो क्षेत्र है वो डूब सकते हैं, क्योंकि इससे जो भी पानी का बहाव होगा वो समुद्र में आएगा और वहाँ नदियों में बाढ़ आ सकती है। इसके अलावा समुद्र के तट का जो लेवल है समुद्र के पानी का वो अगर बढ़ जाएगा तो समुद्र के आसपास के जो भी क्षेत्र है और खास करके जो द्वीपीय देश है या छोटे छोटे द्वीप है जो समुद्र के बीच में आए हुए हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से काफ़ी कम है, उनके डूबने का खतरा है वो बढ़ जाता है। तो ये बर्फ पिघलने का परिणाम या इसको ग्लोबल वार्मिंग का या भूमंडलीय उष्मीकरण का एक परिणाम कह सकते हैं। नेक्स्ट है विकास की रणनीतियों का चयन किन के द्वारा किया जाता है? तो विकास की जो भी रणनीति बनाई जाती है उसका चयन एक तो राजनीतिक नेताओं के द्वारा और उच्च पदासीन नौकरशाहों के द्वारा किया जाता है। यानी देश की जो भी योजनाएं होती है वो उच्च अधिकारी और नेता मिलकर के बनाते हैं। विकास के कोई दो पक्ष लिखिए तो विकास के दो पक्ष होते हैं, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास। अब विस्तार से अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं आगे और बता दूंगा। अब बड़ी परियोजनाओं के फलस्वरूप किस वर्ग के लोग विस्थापित होते हैं? जैसे कि मैंने पहले बताया था कि बहुत बड़ी नदी परियोजना वगैरह होती है, जैसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होती है, इनके कारण काफ़ी मात्रा में बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन होता है। तो किस वर्ग के लोगों का विस्थापन होगा, तो इसका आप अंदाज भी लगा सकते हैं कि बड़ी परियोजना के फलस्वरूप अक्सर जो है गरीब, आदिवासी और दलित लोग विस्थापित होते हैं, क्योंकि जैसे नदी में जो बड़ी 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 परियोजना वगैरह होगी वो जंगलों में या सुदूर क्षेत्रों में इनका निर्माण किया जाएगा। तो वहाँ अधिकांश आदिवासी लोग जो रहेंगे, उनका जो भी परिवार का जो भी उनका जो भी क्षेत्र होगा, गांव वगैरह होगा, उनके खेत वगैरह होंगे, वो अगर बड़े बांध बनाएंगे तो उसके डूब क्षेत्र में आ जाएंगे, तो उनको वहाँ से विस्थापित करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा जो विस्थापन है वो प्राय गरीब और आदिवासी लोग हैं, वही झेलते हैं। नेक्स्ट है विकासशील देश किसे कहा जाता है? तो अविकसित देश या विकासशील देश किन देशों को कहा गया है और क्यों कहा गया है? तो अब जैसे 1950 और 60 के दशक में एशिया और अफ्रीका में बहुत से देशों ने राजनीतिक आज़ादी हासिल की थी और औपनिवेशिक शासन में इनके संसाधनों का उपयोग उपनिवेशवादियों के फायदे के लिए किए जाने के कारण अधिकांश देश निर्धन बना दिए गए थे। जैसे भारत के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन द्वारा किया गया था, यहाँ के जो भी संसाधन होते थे वो वहाँ भेज दिए जाते थे, यहाँ या फिर यहाँ से जो भी कच्चा माल था उसको इंग्लैंड भेज दिया जाता था और वहाँ से पक्का माल बना करके बड़ी चढ़ी कई गुना कीमतों पे भारत में बेचा जाता था। इस तरह से सभी देशों का ये हाल था जो भी देश औपनिवेशवाद के शिकार थे और उनके निवासियों का जीवन स्तर निम्न था, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं कम थी, इसलिए इन देशों को प्राय अविकसित या विकासशील देश कहा जाता है। नेक्स्ट है औपनिवेशिक शासन के अधीन राष्ट्र पिछड़े हुए क्यों रह गए? वैसे इसी में जो पिछले प्रश्न था उसी में क्लियर हो जाएगा कि औपनिवेशिक शासन के दौरान राष्ट्र पिछड़े के, जैसे भारत है वो जब गुलाम था अंग्रेजों का तो उस समय पिछड़ा क्यों रहा, विकास उसमें क्यों नहीं हुआ? क्योंकि औपनिवेशिक शासन के दौरान शासक जो राष्ट्र है उन्होंने शासित राष्ट्रों के संसाधनों का उपयोग अपने लाभ के लिए किया और उन्होंने शासित राष्ट्रों के हितों की कोई परवाह नहीं की। इस कारण औपनिवेशिक शासन के अधीन जो भी शासित राष्ट्र थे वो पिछड़े रह गए। जैसे मैंने पहले बता दिया कि भारत के जो भी संसाधन थे उस समय के, उन्होंने उनका उपयोग जो भी अंग्रेज या इंग्लैंड के लोगों ने अपने हित के लिए किया। यानी जैसे वहाँ उद्योग धंधे थे तो उनके लिए कच्चा माल यहाँ से ले जाते थे और वहाँ से जो माल था तो उसको मार्केट के लिए यहाँ भारत में बेचते थे। तो इस तरह से यहाँ के जो संसाधन थे उसका उपयोग अपने हित के लिए किया, इसी कारण ये देश पिछड़े रह गए। नव स्वतंत्र हुए अविकसित या विकासशील देशों की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या थी? यानी 1950-60 के दशक में जो भी देश आज़ाद हुए उनके समस्त चुनौतियाँ क्या क्या थी? तो अधिकांश एशिया और अफ्रीका के जो अविकसित या विकासशील देश है वो स्वतंत्र हुए तो उनके सामने सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चुनौती थी, पहली तो थी गरीबी, उसके अलावा कुपोषण, बेरोजगारी, निरक्षरता और बुनियादी सुविधाओं का अभाव। यानी रोटी कपड़ा मकान की जो बुनियादी आवश्यकता होती है उनका और निहायत जरूरी समस्याओं का समाधान करना था जिससे उनकी बहुसंख्यक आबादी भुगत रही थी। यानी सबसे बड़ी समस्या तो गरीबी थी, कुपोषण था,
बेरोजगारी की समस्या थी, साक्षरता पे औपनिवेशिक देशों ने कोई ध्यान नहीं दिया, और बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था। तो इस तरह से अविकसित या विकासशील देशों को विकास परियोजना बनाने की प्रेरणा किससे मिलती है? तो अविकसित या विकासशील देशों के नेताओं का मानना था कि वे पिछड़े हुए इसलिए है क्योंकि औपनिवेशिक शासन में उनके संसाधनों का उपयोग उनके फायदे के लिए नहीं बल्कि उपनिवेशवादियों ने अपने फायदे के लिए किया था। तो स्वतंत्रता के द्वारा वे अपने संसाधनों का उपयोग अपने राष्ट्र हित में सर्वश्रेष्ठ तरीके से करने करके पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। इस बोध ने इन देशों का विकास परियोजना शुरू करने की प्रेरणा दी। यानी विकास विकास की जो प्रेरणा प्रेरणा कहाँ से मिली? तो जो भी देश आज़ाद हुए उन्होंने अपने देश की जो इतिहास को देखा, तो उन्होंने देखा कि अपने संसाधनों का उपयोग है वो औपनिवेशिक देश कर रहे हैं, तो उन्होंने विकास परियोजना बना करके संसाधनों का उपयोग देश हित में करने का प्रयास किया। और इसी संदर्भ में पंचवर्षीय योजना आदि का भी भारत में विकास हुआ। विकासशील देशों ने विकास का कौन सा मॉडल अपनाया? तो विकासशील देशों ने औद्योगिकरण, कृषि और शिक्षा के आधुनिकीकरण और विस्तार के जरिए तेज आर्थिक उन्नति का लक्ष्य निर्धारित किया। यानी सबसे पहले तो उद्योगों पे बल दिया, जैसे पंचवर्षीय योजना जो पहली और दूसरी थी उसमें कृषि और उद्योगों पे बहुत ज़्यादा बल दिया गया था। विभिन्न प्रकार के जो भी इस्पात संयंत्र वगैरह है वो बनाए गए। इसके अलावा जो भी कृषि के संबंध में सिंचाई के लिए बड़ी जो परियोजना होती है, बागड़ा नागल बांध, दामोदर घाटी परियोजना वगैरह, इनका विकास किया गया। तो इनके विस्तार के जरिए तेज आर्थिक उन्नति का लक्ष्य निर्धारित किया गया, और उनका मानना था कि इस तरह के सामाजिक और आर्थिक बदलाव को शुरू करने में राज्य सत्ता का वो सक्षम माध्यम है। और विकसित देशों की मदद और कर्ज के जरिए अनेक देशों ने विकास की महत्वाकांक्षी योजना का सूत्रपात किया। अब विकासशील देशों के पास में धन की कमी थी, तो उन्होंने जो विकसित देश थे उनसे कर्ज वगैरह भी लिया, सहायता भी ली। इस तरह से विकास का जो मॉडल अपनाया। लोगों के विस्थापित होने से संस्कृति का विनाश कैसे होता है? अब जैसे कई जगह लोगों का विस्थापन होता है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? जब लोग विस्थापित होते हैं तो वे अपनी पूरी सामुदायिक जीवन पद्धति खो बैठते हैं। जैसे मान लो एक उदाहरण के रूप में देखें, कोई आदिवासी समूह है जो किसी जंगल में रहता है, तो उनका जो भी संस्कृति है उस जंगल से वहाँ से जुड़ी हुई होती है। अब उस क्षेत्र से, उस पर्यावरण से वो अगर वहाँ से हट जाएंगे, उनको किसी दूसरी जगह से होना पड़ेगा, तो उनका जो जीवन पद्धति है वो बदल जाएगी। लंबी अवधि में उनकी जीवन पद्धति बदल जाती है, क्योंकि उनके जो भी इनकी आजीविका के साधन जो वृक्षों पे या जंगलों पे निर्भर थे वो बदल जाएंगे, और उनके सांस्कृतिक रीति रिवाज जो पर्यावरण से संबंधित थे वो सारे चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से विस्थापित होने के कारण संस्कृति का विनाश हो जाता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकीय संकट क्या है? तो इसका मतलब है कि हमारे चारों ओर परिस्थिति का निर्माण करने वाले घटक जैसे जल, वायु, वन, वन्य जीव आदि का विनाश जब मानव जनित या किसी अन्य कारण से होता है तो ये विनाश होना ही पारिस्थितिकीय संकट कहलाता है। यानी जो इकोलॉजिकल क्राइसिस अपन कह सकते हैं। यानी पर्यावरण में जो संकट का मतलब हो गया कि अपने आसपास जो भी वायु है, जल है, वन है, ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें अगर कोई भी किसी तरह का जो विनाश होता है तो वो पर्यावरण या परिस्थिति के संकट है। नेक्स्ट है नर्मदा पर सरदार सरोवर परियोजना के तहत बनने वाले बड़े बांधों के समर्थकों के क्या तर्क है? जैसे आप देख रहे हैं कि ये सरदार सरोवर परियोजना का जो चित्र है, तो बड़े बांध के समर्थक लोगों का तर्क है कि एक तो कहते हैं कि बड़े बांधों से बिजली पैदा होगी, इससे काफ़ी बड़े क्षेत्र में ज़मीन में सिंचाई में मदद मिलेगी। इसके अलावा इससे सौराष्ट्र व कच्छ के रेगिस्तान के क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति होगी। ये जो नर्मदा की है, इनके समर्थकों का तर्क है कि एक तो, और दूसरी जितनी भी बड़ी परियोजनाएं उनसे सबसे ज़्यादा जो फायदा होता है वो एक तो बड़े पैमाने पर विद्युत पैदा होती है और काफ़ी बड़े क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। अब इनके नेगेटिव पॉइंट भी है, वो आगे में देखेंगे। तो अब जैसे नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के तहत बनने वाले बड़े बांधों के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेताओं का क्या तर्क है? यानी जो लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन चला रहे हैं उनके क्या तर्क है? यानी जो लोग बड़े बांधों का विरोध कर रहे हैं उनके कुछ तर्क है। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के बड़े नेता बांधों के विरोध में निम्न तर्क देते हैं। पहला तो है कि इन बांधों के बनने से अपनी जमीन डूबने और उसके कारण अपनी आजीविका छिनने से 10 लाख से अधिक लोगों को विस्थापन की समस्या पैदा हो गई है। यानी मैंने पहले बताया कि जहाँ जो बांध का अगर विस्तार किया जाएगा, बड़ा बांध बनाया जाएगा, तो उसके डूब क्षेत्र में कई गाँव और कई जंगल वगैरह आ जाते हैं, बहुत बड़ा हिस्सा आ जाता है। तो वहाँ के लोगों को फिर अपना जो भी स्थान है वो छोड़ना पड़ता है, विस्थापन की समस्या आती है, और उनको किसी अन्य जगह विस्थापित करने में भी कई तरह की समस्याएं आती है। दूसरा है इन बांधों से विशाल जंगली भूभाग वो बांध वगैरह में डूब जाते हैं, जिससे पारिस्थितिकी जो पर्यावरणीय संतुलन है वो बिगड़ जाता है। तो इस तरह से ये इसके जो ड्रॉबैक्स है यानी कि जो भी कमियां हैं, तो इस तरह से एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान कक्षा 11 का सार संग्रह का जो पाठ था 10वां पाठ विकास, उसका मैंने आपको बता दिया। इसी तरह के अन्य पाठों के और कक्षा 12 के सारे पाठों के जो अगर आप ये सार संग्रह चाहते हैं या इनके संबंधित जो भी वीडियो है वो चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो धन्यवाद। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इस
चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।